चलो जी शुरू करते हैं। Yesterday we were discussing resonance in LCR circuit। ठीक है, तो RLC सर्किट में रेजोनेंस क्या होती है उसकी फील तुम लोगों को कल के लेक्चर में आ गई थी, है ना। उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन थी विच इज ट्यूनिंग ऑफ RLC सर्किट्स, जो कि टीवीज में रेडियोज में यूज होती है, राइट। आज हम इसकी पहले थ्योरी कर लेते हैं और उसके बाद वी विल राइट डाउन दी फॉर्मूले वगैरह और जो भी फिर इसकी एप्लीकेशन वगैरह लिखेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। तो एक बार इसको मिटा दें। चलो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले रेजोनेंस करते हैं। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है वो लिख लेते हैं। अब रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? एक बार बता दो मुझे, कोई अनम्यूट करके। दीप, रेजोनेंस मतलब? मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है बिल्कुल। मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? सर वो नहीं पता। नो, नहीं पता। मेरी तो तेरी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी हैं? अर्शित, करेक्ट। करेक्ट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट एंड द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। when the when the natural frequency of the circuit matches with the frequency of the external source, natural frequency of the circuit matches with the frequency of the external source। एक्सटर्नल सोर्स मतलब उसका ड्राइविंग सर्किट, जो भी उसको ड्राइव करेगा, या ड्राइविंग सोर्स। ड्राइविंग सर्किट बोल लो या ड्राइविंग सोर्स बोल लो। then this phenomena is called resonance। ओके, तो ये तो हो गया रेजोनेंस। अब बात करते हैं, वापस आते हैं। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई रेजोनेंस की, ठीक है, आरएलसी सर्किट में। अब अगर हम बात करें अपने आरएलसी सर्किट की रेजोनेंस में, ये तो जनरल डेफिनेशन है, हर जगह रेजोनेंस का मतलब यही होता है। लेकिन अगर आरएलसी सर्किट की बात करें, यहाँ पे तो आर, एल और सी है। तो इस केस में जब रेजोनेंस रेजोनेंस कब होती है, तो रेजोनेंस कब होती है इन आरएलसी सर्किट? जब क्या बराबर हो,
हाँ भाई दक्ष, रेजोनेंस कब होती है आरएलसी सर्किट में? क्या क्या चीज बराबर होनी चाहिए? करेक्ट अर्षित। दक्ष, खिड़की, अनम्यूट कर जरा। अक्षत करेक्ट। दक्ष मैं तेरे को क्लास से रिमूव कर रहा हूं। I'll remove you in next 30 seconds. अगर तूने 30 सेकेंड में रिप्लाई ना किया तो I'll remove, अनम्यूट ना किया। हाँ भाई अक्षत, अनम्यूट करके बताओ जरा। omega L is equals to 1 by omega C. That is not omega अक्षत, नहीं सॉरी, that is, अच्छा ओमेगा एल बोला तूने, हाँ ठीक है, that is chi L is equal to chi C. You said omega L is Chi equal L to is equal to omega is equal, L is equal to 1 by omega C. 1 by omega C, हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है, माय बैड। ओके दक्ष, बाय बाय। ओके रिमूव्ड। तो आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस कब आती है? जब काई एल इज इक्वल टू काई सी होता है। एंड काई एल क्या होता है? काई एल होता है ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है। तो इसको मैं ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। वी विल रिप्रेजेंट इट बाय ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट जो का स्क्वायर जो आ गया मेरे पास 1 बाय एल सी आ गया, देयरफॉर ओमेगा नॉट इज 1 बाय रूट ऑफ एल सी, ठीक है। दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपको याद रखनी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कब होता है? जब काई एल और काई सी बराबर होते हैं, ठीक है। चलो अब इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो स्टार पॉइंट्स लिखेंगे। तो एट रेजोनेंस इनको स्टार पॉइंट में नोट कर लेते हैं। क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट, एक तो है क्या, काई एल बराबर होता है काई सी, ठीक है, विच मीन्स ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। दूसरा, व्हाट इज द टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट? व्हाट इज द टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस? करेक्ट करण। शिरवी, what will be the total impedance of the circuit at resonance? No. Deep correct. Arshit correct. Akshat no. सिमरन, जैस्मीन, शिरवी हाँ ठीक है। इट इज आर, जीरो नहीं है। टोटल इम्पिडेंस इज आर, ठीक है। टोटल इम्पिडेंस क्या होगी? आर होगी, क्योंकि काई एल बराबर काई सी है। जनरल फॉर्मूला इम्पिडेंस का क्या होता है? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस काई एल माइनस काई सी का होल स्क्वायर। अब जब काई एल और काई सी बराबर हो गए तो ये जीरो हो जाएगा, काई एल माइनस काई सी, तो जेड क्या बचेगा? आर के बराबर बचेगा, ठीक है। थर्ड, जो आई नॉट है वो वैसे वी नॉट बाय जेड होता है फॉर्मूला, और जेड क्या है रेजोनेंस के टाइम पे? आर है, तो वी नॉट बाय आर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि काई एल और काई सी बराबर हैं
तो आई कैन ऑल्सो से दैट VL और VC भी बराबर होंगे, VL और VC भी बराबर होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्किट बना दूं, इधर साइड में एक सर्किट बना लो, तीन चीजें लगी हैं इधर, है ना, R, L और C। तो RLC सर्किट की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो RLC सर्किट है तो क्या है, यहाँ पे VL है, ये VC है, ये दोनों बराबर होंगे, ये VR है, और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज लगी होगी। सप्लाई वोल्टेज की रेजिस्टेंस V है, विच इज V0 साइन ऑफ ओमेगा t। ठीक है, ओके। एंड कैन आई ऑल्सो से दैट कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो VR के बराबर होगी। ये कहना सही है या गलत है? कैन आई से दैट VR और V बराबर होंगे? यस या नो? अर्पिता, करण, करेक्ट। दीप कमलपाल सिंह सिद्धू, हाँ मैथमेटिकली वही पूछ रहा हूँ, होंगे नहीं होंगे, करेक्ट। हरदात, ठीक है। रुबल शिरवी, करेक्ट। अर्शित, करेक्ट। ऑब्वियसली होंगे। कैसे? क्योंकि V जो है, V क्या होता है अपने पास, V होता है रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। अब VL माइनस VC तो जीरो हो गया, क्योंकि VL और VC तो बराबर है। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो V और VR बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको एक सर्किट दे रखा है और वो बता रखा है कि वो रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस में सीधा सीधा बिना देखे आंखें बंद करके तुम लोग बोल सकते हो कि भाई जो सप्लाई वोल्टेज है वो सारी की सारी किसके अक्रॉस है, R के अक्रॉस है। L के अक्रॉस और C के अक्रॉस जो होंगी वो इक्वल होंगी और ऑपोजिट होंगी, तो इसलिए वो दोनों की जो नेट वैल्यू है वो कैंसिल हो जाती है, तो V और VR बराबर आ जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एट रेजोनेंस जो करंट है, द वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन R, L एंड C। इन तीनों में से किस चीज पे जो करंट की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी, R पे, L पे, C पे, या तीनों पे? सिर्फ R पे, करेक्ट। सिर्फ R पे करेगी, यस। L पे डिपेंड नहीं करेगी, C पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि I की वैल्यू क्या होती है, इट इज V बाय R। V बाय Z है और Z की वैल्यू क्या है, R है। तो L और C पे डिपेंड कर ही नहीं गई रेजोनेंस पे, जब रेजोनेंस कंडीशन अचीव हो गई है। ठीक है, तो ये तो कहानी थी अपनी रेजोनेंस की, है ना। अब इसकी हम एप्लीकेशंस लिख लेते हैं, जो हमने कल लास्ट जो लेक्चर है उसमें द वैल्यू ऑफ करंट, सॉरी ये लिखा नहीं मैंने, द वैल्यू ऑफ करंट बोल दिया था। द वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, चलो एप्लीकेशंस करते हैं। एप्लीकेशंस करने के बाद फिर इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे आते हैं। इसमें नेक्स्ट सब टॉपिक बनाओ एप्लीकेशंस ऑफ resonance in RLC circuit। ना, बिल्कुल, रेडियो एंड टेलीविजन हो गया। तो फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है दैट इज
tuning of radio, tuning of radio and television, tuning of radio and televisions. ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम, या खुद अपने शब्दों में कर लोगे, या लिखवा दूं? भावना तो तुम लोग कल समझ ही गए थे, लिखवा दूं? चलो लिख लो। हाँ ठीक है, लिख लो। The antenna at the rooftop receives the signals of all the broadcasting channels, of all the broadcast channels. ठीक है, but to hear या see, मतलब hear for radio and see for television, to hear or see a particular channel, we need to tune the RLC circuit inside the रेडियो या टीवी। और ये हम ट्यूनिंग कैसे करते हैं? कौन क्या चीज वेरिएबल लगी होती है? क्या वेरिएबल लगा होता है? कैपेसिटर। करेक्ट, करेक्ट, वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है। वी नीड टू ट्यून द आरएलसी सर्किट इनसाइड द रेडियो या टीवी, है ना? this tuning is done by varying the value of variable capacitor, variable capacitor। और ये कब तक किया जाता है? टिल दी resonant frequency of the resonant frequency of this RLC circuit becomes equal to the या matches with the frequency of the desired channel। जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी डिजायर्ड चैनल की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा एंड वो हमें विजिबल हो जाएगा या फिर हमें सुनने लग जाएगा क्लियरली। ठीक है, तो व्हेन दिस हैपेंस, the amplitude of the current corresponding to that channel
when this happens, the amplitude of the current corresponding to that channel becomes maximum. Yeah, increases and becomes maximum. And hence we are able to hear or see that channel. ठीक है, तो ये हो गया पहला इसका यूज। दूसरा यूज जो मैं तुम लोगों को बता रहा था वो सिक्योरिटी अलार्म्स वाला है ना, तो वो भी ऐसा ही होता है। दूसरा इसका यूज लिख लेते हैं, द मेटल डिटेक्टर्स तब उसमें क्या होता है वो हमने कल डिस्कस थोड़ा सा बताया था मैं तुम लोगों को। मेटल डिटेक्टर्स में भी क्या होता है, वो मेटल डिटेक्टर जिस गेट में से तुम लोग निकलते हो, है ना, वो गेट होता है, दैट इज अ कॉइल, वो एक दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल, है ना। तो वो कॉइल होता है, वो आगे जाके किसी एक सर्किट के साथ लगा होता है कॉइल, जिसमें एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों होते हैं, है ना। और वो जो सर्किट है दैट इज मेंटेन्ड, उसकी जो वैल्यू है वो इस हिसाब से सेट होती है ताकि वो रेजोनेंस में हो। अब जैसे ही किसी मेटल पीस को जेब में लेके, किसी पिस्तौल को तुम लोग जेब में लेके घुसने की कोशिश करोगे किसी होटल में या फिर सिनेमा हॉल में या फिर मेट्रो स्टेशन में, तो वो बीप बोलने लगेगा, टू 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 बोलने लगता है ना। तो उसके कारण, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है, जैसे इंडक्टर की कोर में अगर हम किसी मेटल को एंटर करा दें, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल। यस, जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो म्यू नॉट का फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल इनटू, है ना। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर उसके अंदर कोर वो खाली नहीं है, हवा नहीं है, उसमें कोई मेटल है, तो म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा, है ना। म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा? म्यू। तो जैसे ही उसमें कुछ मेटल, उस कॉइल के अंदर कोई मेटल एंटर करता है तो उसके म्यू की वैल्यू चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एल की वैल्यू चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उस सर्किट का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है और वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे ही करंट की वैल्यू चेंज होगी वो आगे अलार्म में जाएगा, सिग्नल अलार्म जो है वो जागृत हो जाएगा और बोलने लगेगा तो घुसपैठिया आ गया है। ठीक है, तो दिस ऑल हैपेंस इन द मेटल डिटेक्टर्स। इसकी थ्योरी में ऐसे लिख लेते हैं हम। ओके, so when we walk through a metal detector coil, having some metal pieces in the pocket, the impedance of the circuit changes. The impedance of the circuit changes
the circuit which was initially in resonance condition, the circuit which was initially in resonance condition अरे हर दात, अगर L चेंज होगा तो इम्पिडेंस चेंज नहीं होगी क्या? The circuit which was initially in resonance condition is now no longer in the resonance. As a result, the current, अब करंट चेंज होगा। देखो पहले करंट क्या था, रेजोनेंस में करंट की वैल्यू क्या होती है? रेजोनेंस में करंट की वैल्यू क्या होती है? V by R, करेक्ट। और जैसे ही ये रेजोनेंस कंडीशन ब्रेक होगी उस टाइम पे जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी V by Z। तो करंट चेंज हो गया, जैसे ही करंट चेंज हो गया वो सिग्नल पहुंचा देगा बी पर में, है ना, ओलाम में। तो एज अ रिजल्ट द करंट चेंजेस इन द सर्किट and a signal is sent to the security alarm. ठीक है, तो ये सारा सिस्टम होता है, तो अलार्म जो है वो बजने लगता है। चलो, तो ये दो इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो रेजोनेंस है इसको मेजर करने के लिए कि भाई रेजोनेंस कितनी क्वालिटी है इस सर्किट में, कितनी रेजोनेंस की क्वालिटी, कितनी क्वालिटी है इस सर्किट की, उसको मेजर करने के लिए ना एक क्वालिटी फैक्टर होता है, ठीक है, जिसको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी बोला जाता है। तो उसके बारे में देखते हैं ये क्या चीज है, क्या बला है, क्या टर्म है और कहाँ इसका यूज है, क्यों है, और ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो इसकी डिटेल में भी चर्चा करते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक बनाओ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस करण क्लास के बाद। जितने क्वेश्चंस होते हैं तुम लोगों को नोट कर लिया करो, क्लास के बाद पूछ लिया करो, ठीक है, ऐसे आउट ऑफ द टॉपिक जो क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस की, रेजोनेंस के बारे में, ठीक है जी। तो अगर मैं करंट का कर्व बनाऊं, अगर मैं करंट का कर्व बनाऊं विद लेट्स से ओमेगा, ठीक है, तो क्या होगा, कैसी कर्व बनेगी मेरी करंट की जो कर्व है, करंट का जो ग्राफ है विद ओमेगा, कैसा बनेगा? मेरे पास आरएलसी सर्किट है ना, तो वो उसमें ओमेगा मान लो वेरिएबल है, जैसे हम तो हमेशा ओमेगा तो फिक्स लेते हैं, जैसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ले ली। अब मान लो फ्रीक्वेंसी जो है वेरिएबल है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता हूं मैं।
अब जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू करूंगा तो करंट के साथ क्या होना शुरू हो जाएगा, करंट बढ़ना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा, या कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट को कर लो जो करना है, ऐसा होगा। क्या होगा करंट के साथ? टेल मी ऑन दिस थिंग, जरा वाइल्ड गेसेस बताओ मुझे जरा, क्या होगा अगर मैं ओमेगा को वेरी कर रहा हूँ? सेम ही रहेगा। अच्छा, रेजोनेंस में I इज इक्वल टू V बाय R हो जाएगा। अच्छा, वेरी करेगा, ठीक है, Z चेंज होगा, ठीक है, नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, साइन कर्व से लिंक होगा। अच्छा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा फिर डिक्रीज होगा। करण करेक्ट, करण यू आर करेक्ट। एक्चुअली होगा क्या इसमें, जैसे जैसे देखो मेरे पास अगर मैं ओमेगा चेंज करना शुरू कर दिया, अभी रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस कंडीशन नहीं है, तो जैसे जैसे मैं ओमेगा उस वेरी करने लगूंगा तो एक पॉइंट आएगा कि काई एल जो है वो काई सी के बराबर हो जाएगी। जैसे ही काई एल और काई सी बराबर हुए तो क्या होगा, रेजोनेंस आ गई, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। करंट मैक्सिमम हो गया मतलब करंट पहले कम था अब बढ़ना शुरू हो रहा है। और कहां तक बढ़ेगा, जब तक रेजोनेंस नहीं आ जाती। जैसे ही रेजोनेंस आई करंट मैक्सिमम हो गया, करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब जैसे ही करंट मैक्सिमम हुआ है ना, तो मेरे पास क्यों हुआ मैक्सिमम, वो क्योंकि z जो है वो r के बराबर हो गया। जैसे ही मैं ओमेगा को और बढ़ाऊंगा रेजोनेंस कंडीशन फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर उसकी इंपेडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। पहले इंपेडेंस कम हो रही थी, इंपेडेंस कम होते 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 r तक पहुंच गई। जैसे ही ओमेगा फिर दोबारा इंक्रीज करना शुरू किया और चेंज करना शुरू किया, इंपेडेंस फिर वेरी करना शुरू हो जाएगी। अब उल्टा हो जाएगा, पहले काई एल और काई सी, पहले सपोज मान लो अगर ओमेगा कम था, अगर ओमेगा कम था तो काई एल, अच्छा अगर ओमेगा कम होगा तो काई एल बड़ा होगा या काई सी? मतलब जैसे ओमेगा बढ़ाएंगे तो काई एल इंक्रीज होगा और काई सी डिक्रीज होगा, ठीक है, यस काई सी। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाता जा रहा हूं काई एल कम होता जा रहा है और काई सी बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट आ गया दोनों बराबर हो गए। और बढ़ाना शुरू कर दिया तो काई सी और कम होना शुरू हो गया, काई एल और बढ़ना शुरू हो गया, तो काई एल डोमिनेट करने लग गया। पहले काई सी डोमिनेट कर रहा था, अब काई एल डोमिनेट करने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ये दोनों बराबर होंगे, तो मेरा जो करंट का कर्व है वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। इसको बना लेते हैं। तो करंट का कर्व वुड बी लाइक, इट इज इंक्रीजिंग, और मैक्सिमम तक पहुंचा कहां पे, जहां पे रेजिस्टेंस उसकी ना इम्पिडेंस उसकी रेजिस्टेंस के बराबर हो गई, फिर दोबारा कम होना शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ा सिमेट्रिक सा कर्व बना लेना यार, थोड़ा ना इधर हिसाब से अच्छा सा ढंग ढंग से, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कर्व बन जाएगा, राइट। तो जैसे ही मैं ओमेगा बढ़ाना शुरू करूंगा, ओमेगा बढ़ाना शुरू करूंगा, ओमेगा इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से काई एल मतलब ओमेगा एल ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड काई सी मतलब 1/c ओमेगा ये कम होना शुरू हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कहां पे बराबर हुए, यहाँ पे, कहां पे बराबर हुए, यहाँ पे बराबर हो गए। ये ओमेगा कितना है, दिस इज ओमेगा नॉट, यहाँ पे बराबर हो गए, ठीक है। और जैसे ही और ओमेगा बढ़ाना शुरू किया शिरवी, तो काई एल काई सी को क्रॉस कर जाएगा और उससे और भी बड़ा हो जाएगा। तो मान लो काई सी जो था वो इनिशियली 100 था और काई एल जो था वो 10 था, ये बढ़ना शुरू हो गया, ये 20 हो गया,
ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, ये 80 हो गया, ऐसे ऐसे करते करते ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, रेजोनेंस आ गई। और बढ़ाना शुरू कर दूंगा, ये 60 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये दोबारा फिर रेजोनेंस कंडीशन गड़बड़ा गई और करंट फिर कम होना शुरू हो गया। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है जी। चलो अब इधर बना लो करंट। ये जो करंट है, ये जो करंट है, दिस इज दी, ये मैंने आई नॉट का कर्व बनाया है, दिस इज द कर्व ऑफ आई नॉट, ठीक है। आई नॉट का कर्व है, मतलब मैक्सिमम करंट का कर्व बना रहा हूं मैं। किसका? मैक्सिमम करंट का कर्व बना रहा हूं। और यहाँ पे जो आई नॉट है वो मैक्सिमम हो गया, आई नॉट मैक्सिमम पॉसिबल हो गया, दिस इज आई नॉट मैक्स। ये कब हो पाता है? जब V बाय आर होगा, ठीक है। चलो ये फोटो बन गई सब लोगों की। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, आई नॉट मैक्स रिप्रेजेंट्स the maximum possible value of the I naught current which occurs at the time of resonance, क्योंकि रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होता है ना, वो हमने देख भी लिया, पीक आ गई एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। तो मैं ये बोल सकता हूं जो आई नॉट है, देखो आई नॉट का तो जनरल है, आई नॉट तो जनरल करंट है, तो आई नॉट का फॉर्मूला बता सकते हो मेरे को क्या होगा? आई नॉट का फॉर्मूला वी नॉट बाय, आई नॉट का फॉर्मूला बता सकते हो? वी नॉट बाय आर होगा, वी नॉट बाय जेड होगा, आई नॉट। दीप, अक्षिता, नो, अक्षत करेक्ट। अरे आई नॉट कहाँ पे है? आई नॉट तो जनरल है, आई नॉट कब है? रेजोनेंस पे कौन सा करंट है? अरे रेजोनेंस पे कौन सा करंट है? रेजोनेंस पे तो आई नॉट मैक्स है ना। रेजोनेंस पे कौन सा आई नॉट मैक्स है? अभी मैं आई नॉट की बात कर रहा हूँ, आई नॉट तो हर बार हर हर टाइम पे आई नॉट है। तो आई नॉट में जनरल क्या आएगा? आई नॉट में आएगा वी नॉट बाय जेड। लेकिन आई नॉट मैक्स क्या होगा? इट इज वी नॉट बाय आर। क्या ये बात चमकी? आई नॉट इज वी नॉट बाय जेड, बट आई नॉट मैक्स इज वी नॉट बाय आर, because I naught max is at resonance। अरे हाँ के ना, ठीक है जी, चमक गई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये तो अपने को लग गया पता। अच्छा चलो यहां तक तो हो गया, ओके। इसको मैं लिख सकता हूँ वी नॉट अपॉन जेड को लिख सकते हैं हम अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस काई एल माइनस काई सी का होल स्क्वायर। तो ये तो जनरल है, जो भी होगा हम वैल्यूज डाल के आई नॉट निकाल सकते हैं। आई नॉट मैक्स कब है? जब रेजोनेंस है ना, ओके। अब जैसे कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, जैसे ही हम ट्यूनिंग वो नॉब को घुमाना शुरू करते हैं तो खर 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 की आवाज पहले से आना शुरू हो जाती है, वो आती है। और बीच में जब 91.1 पे रेडियो सिटी परफेक्टली सुनता है, लेकिन 91.0 पे या 91.05 पे उसकी थोड़ी थोड़ी आवाज शुरू शुरू हो जाती है ना आनी, हाँ के ना।
लगने लग जाता है कि कोई बोल रहा है, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता। क्लियर कहां पे होता है? जाके 91.1 पे, है ना। तो उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी थोड़ी डिस्टरबेंस के साथ पहले आना शुरू हो जाती है, मतलब सिग्नल मिलना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब सिग्नल मिलना शुरू हो गया। तो मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि वो मान लो कि तब मिलना शुरू हो गया जब उसकी पावर हमें एटलीस्ट हाफ मिलना शुरू हो गई। सिग्नल की मैक्सिमम पावर थी मान लो P, तो जब हमें हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर P/2 मिलना स्टार्ट हो गई तो सिग्नल जो है मुझे थोड़ा थोड़ा सुनना स्टार्ट हो गया। तो वो थोड़ा पहले से थोड़ा बाद तक सुनेगा, हाँ के ना? थोड़ा पहले से थोड़ा बाद तक सुनेगा, मतलब 91.1 से थोड़ा सा पहले से स्टार्ट हो जाता है और 91.1 के थोड़ा बाद तक जाता है, बिल्कुल जाता है। तो वो जहां से शुरू होता है और जहां तक जाता है उतने रेंज को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। कि कितनी रेंज में, कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज को बैंडविड्थ बोला जाता है, कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज को। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रेंज में कितनी बैंडविड्थ में मुझे उस सिग्नल की रिसेप्शन हो रही है, या उस सिग्नल को सुनाई दे रहा है, या वो सिग्नल मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो वो बैंडविड्थ मान लो, बैंडविड्थ में मान लेता हूं कहां से कहां तक, ω1 से ω2 तक। यहां पे मार्क कर लो। हाफ पावर, यहां पे हाफ है पावर, मान लो यहां इधर है हाफ पावर। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर पावर हाफ है तो करंट कितना होगा? इफ पावर इज हाफ देन करंट इज हाउ मच? करंट भी हाफ होगा। √2/2 मतलब 1/√2। करंट 1/√2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बिल्कुल होगा यार, सिंपल मैथ है ये तो। P = I²R होता है। पावर हाफ कर दी तो करंट 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा यार, ये तो सिंपल है मैथ है। तो इधर क्या है, ये मेरा I0 max/√2 है कि नहीं है? तो मैंने वो मार्क कर दिया। इधर इधर पावर हाफ है, मतलब करंट का जो मैक्सिमम है उसका 1/√2 टाइम्स है। वहां पे दो फ्रीक्वेंसीज मुझे मिल गई, तो खरखर की जो आवाज है उसके साथ मेरे को थोड़ा थोड़ी आवाज जो है इस रेंज में सुनाई देना शुरू हो जाएगी, ω1 से ω2 के बीच में। ठीक है, तो अब हम ये निकालते हैं कि ये बैंडविड्थ कितनी है, कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, इन सब की बातें करेंगे। चलो, अब लेट दी फोटो में, ये फोटो में बनाओ जरा। फोटो में हो गया? ठीक है, हाँ हाँ शिल्पी। ओके, इसमें लिखेंगे आगे, सपोज वी चूज अ वैल्यू suppose we choose a value of omega for which the power is half the maximum power dissipated या consumed ना। Therefore at this point
the current would be 1/√2 times the maximum possible value of the current. ठीक है, और वो दोनों ओमेगा हमने ले लिए, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2. तो लेट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 are the frequencies for which current is I naught max by √2. मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड लिखा है यशली. है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जिसको हम 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा भी बोल सकते हैं. अब डेल्टा ओमेगा क्या चीज है भाई? डेल्टा ओमेगा एक साइड का है. दिस इज डेल्टा ओमेगा. दूसरी साइड भी डेल्टा ओमेगा. तो 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा हो गया ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1. तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 is 2 delta omega is called bandwidth of the circuit. ठीक है, चलो ये तो हो गया. अब क्वालिटी फैक्टर पे बाद में आते हैं. अब हम देखते हैं, यहां तक नोट हो गया ना सबका? करो नोट फटाफट. अब हम वैल्यू निकालेंगे डेल्टा ओमेगा की कितनी होनी चाहिए, क्या होती है. ओके डन, ठीक है. चलो अब इन दोनों ओमेगाज में से एक ओमेगा ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखो, लेट अस एनालाइज द सर्किट फॉर ओमेगा 2 लेट्स से. ठीक है, ओमेगा 2 के लिए राहुल दोनों साइड में डेल्टा ओमेगा इसलिए 2 आया, वो 2 डेल्टा ओमेगा. ठीक है, सेंटर से एक साइड में डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 जो है दिस इज नथिंग बट ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा है. हाँ के ना, एक साइड का ओमेगा नॉट में अगर डेल्टा ओमेगा जोड़ दूंगा तो मेरे पास ओमेगा 2 आ जाएगा. ये आ गया. तो इस पे एनालिसिस करते हैं. अब मैं अगर इस यहाँ पे करंट लिखूं तो आई नॉट यहाँ पे कितना होगा, इट इज वी नॉट बाई जेड विच इज वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस काई एल माइनस काई सी का स्क्वायर, एंड काई एल इज ओमेगा 2l माइनस 1 बाय ओमेगा 2c का स्क्वायर. ये आएगा. ठीक है, और यहाँ पे जो करंट है वो कितना है, यहाँ पे ओमेगा 2 पे जरा मुझे बताओ करंट है कितना. इज इट आई नॉट बाय 2, आई नॉट मैक्स बाय √2? यस. तो मैं इसको आई नॉट मैक्स बाय
√2 भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। एंड आई नॉट मैक्स कितना है, यहां से उठाओ, ये आई नॉट मैक्स कितना है, इज इट वी नॉट बाय आर, बिल्कुल है, इट इज वी नॉट बाय आर। तो ये वी नॉट बाय आर √2 हो गया। अरे हाँ के नाम, वी नॉट बाय आर √2 हो गया। अब मार लो कंपेयर इनको, अब मैं इसको और इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, वी नॉट उड़ेगा तो डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आई विल गेट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा टू एल माइनस 1 बाय ओमेगा टू सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर भी कर दिया मैंने, है ना, इट बिकम्स 2r स्क्वायर। ठीक है, एक आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, एक आर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, दोनों साइड रूट ले लेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास सिंपली एक्सप्रेशन जो बच गया वो है ओमेगा टू एल माइनस ओमेगा 1 बाय ओमेगा टू सी इज इक्वल टू आर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन आफ्टर सॉल्विंग दिस। अब मुझे ओमेगा टू को लिखना है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा की टर्म्स में, क्योंकि मैं फाइंड क्या कर रहा हूँ, डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा तो अभी तक है ही नहीं इक्वेशन में, उसको लिखना भी तो है, लिख लो। तो लिखो जी, इसको लिखा जा सकता है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल माइनस 1 बाय ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। कैसे, एक तो यहाँ पे सी को एल की टर्म्स में लिखते हैं, मुझे ये पता है कि ओमेगा नॉट जो है दैट इज 1 बाय रूट ऑफ एल सी, मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 1 बाय एल सी। तो मैं यहां से सी की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 बाय एल ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको यहां डाल देते हैं। ठीक है, लिखो भाई, इसको इधर डाल देंगे, मेरे पास क्या आएगा, ओमेगा नॉट माइनस प्लस वन प्लस डेल्टा ओमेगा एल माइनस एल या ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ये आ गया इक्वल टू आर। अब यहां से मैं क्या करता हूं, जो ये प्लस वाली टर्म्स हैं ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, वहां से ओमेगा नॉट को कॉमन निकाल लेते हैं, ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय एल इज इक्वल टू आर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ओमेगा नॉट और ये स्क्वायर उड़ेगा, ठीक है, इसको मैं लेके जाऊंगा ऊपर, फर्स्ट टर्म में एल रह गया, बिल्कुल रह गया, ठीक है, वो लिख लेते हैं, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इंटू एल माइनस ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट रेज्ड टू पावर -1 इज इक्वल टू आर।
राइट, यूज बाइनोमियल। यहाँ बाइनोमियल जब यूज करेंगे, ये पावर 1 इसके साथ नीचे उतर जाएगी। नीचे उतार के ब्रैकेट खोल दो, देखो क्या रह गया। करो जरा सॉल्व। नीचे उतार के ब्रैकेट खोल के डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकाल लो। करण करेक्ट, राहुल करेक्ट। अक्षत करेक्ट। निकली। दिस इज ओमेगा नॉट एल माइनस, माइनस में चलो अभी ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। अक्षिता करेक्ट। यहां पे आ जाएगा क्या, ओमेगा नॉट एल 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा, ये आ जाएगा, है ना। पावर जब नीचे उतरेगी, इसकी हायर टर्म्स वी आर निग्लेक्टिंग बिकॉज डेल्टा ओमेगा इज वेरी मच लेस देन ओमेगा, neglecting higher order terms because delta omega जो है that is very much less than omega naught। ठीक है, तो उनको निग्लेक्ट मार दिया हमने, तो ये बच गया। इसको सॉल्व करके जो मेरे पास फाइनली डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आएगी दैट इज r अपॉन 2l। क्या ये आ गई सबकी? ठीक है, चलो ये आ गई सबकी। डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई r अपॉन 2l। अब r अपॉन 2l याद नहीं रखनी हमें, डेल्टा ओमेगा ये वाली याद नहीं रखनी, हमें याद रखनी है एक नई टर्म जो कि जिसमें ये यूज होगी, हमें सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, दैट न्यू टर्म इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर, जो मैं कल तुम लोगों को एक बार बता रहा था, क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सर्किट या शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, एक ही बात है दोनों, राइट। इसमें जो लिखेंगे हम दैट इज क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, ये बोल लो चाहे, और शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस बोल लो, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस सर्किट, ये बोल लो चाहे, है ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है ओमेगा, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, इसका सिंबल है Q, और Q का जो फॉर्मूला है दैट इज ओमेगा अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, मतलब ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, ये ऊपर से यहां से वैल्यू डाल के हम, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है 1 बाय रूट एल सी। ठीक है,
या यहां से डाल दो। देखो इसके दो तीन फॉर्मूले हैं, जैसे मर्जी एक याद कर लो, बाकी दूसरा निकाल सकते हो, राइट। एक याद कर लेते हैं, बाकी दूसरा निकाल सकते हो। तो जौन सा मर्जी याद कर लो तुम लोग, चाहे तो यही याद कर लो, ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। अब डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या है, ऊपर से ये डाल देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। ये याद कर लो चाहे, ठीक है। और अगर मैं ओमेगा नॉट की वैल्यू डालता हूँ, क्या होती है, 1/√ऑफ LC। तो इसको अगर ऊपर डालता हूं मैं, तो क्या आएगा, ये 1/r, और नीचे √LC है, ऊपर L है, तो 1/ ये आ जाएगा। अगर इसको मैं ऊपर डाल रहा हूं, इसमें आ गया कि नहीं आएगा, इतना तो कर सकते हो। मेरे पास फॉर्मूले बन गए इसके, वो ये बन गए। ओमेगा नॉट की वैल्यू डाल दो 1/√LC, ऊपर आर तो एज इट इज पड़ा है, एल से √L उड़ेगा तो ऊपर आ जाएगा √L, नीचे पड़ा है √C, तो 1/r√L/C। तो दिस इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। बिल्कुल, डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया क्वालिटी फैक्टर। नाउ अब बात आती है, ये जो क्वालिटी फैक्टर है, ये हमें क्वालिटी, हमने बोल तो दिया इसको कि क्वालिटी फैक्टर है ये सर्किट का, लेकिन क्यों बोला इसको क्वालिटी फैक्टर, क्यों बोलते हैं? क्या दिस नम या दिस नंबर या दिस एक्सप्रेशन, डज दिस एक्सप्रेशन सिग्निफाई द क्वालिटी ऑफ द रेजोनेंस या क्वालिटी ऑफ द सिग्नल रिसीव्ड? पता लगता है, मतलब ओमेगा अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, मैं बोलूं कि अगर मुझे, पहली बात, क्वालिटी हमें ज्यादा चाहिए होती है सिग्नल की, कम चाहिए होती है? क्या चाहिए होती है क्वालिटी सिग्नल की? ज्यादा चाहिए होती है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए सिग्नल की, तो ज्यादा चाहिए। तो अगर क्वालिटी ज्यादा चाहिए तो डेल्टा ओमेगा कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? डेल्टा ओमेगा कम होना चाहिए, करेक्ट। तो डेल्टा ओमेगा भाई कम होना चाहिए। जितना डेल्टा ओमेगा कम होगा, उतना क्वालिटी सिग्नल का अच्छा होगा। इनवर्स है, हमें दिख भी रहा है, यहां से हमें दिख रहा है, डेल्टा ओमेगा कम तो क्वालिटी अच्छी, तो सिग्नल अच्छा, तो सिग्नल स्पष्ट और क्लियर सुनाई देगा अगर क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा, डेल्टा ओमेगा कम होगा। इसको तुम लोग लॉजिकली भी सोच सकते हो। तुम लोग खुद बताओ, कौन सा सिग्नल, कौन सा रेडुआ अच्छा है अगर डेल्टा ओमेगा ज्यादा होगा, मतलब बहुत ज्यादा देर वो खरखर खरखर करता रहेगा, हमें आवाज ढूंढनी मुश्किल उसमें हो जाएगी, कि बहुत देर पहले ही उसने आवाज कैच करनी स्टार्ट कर दी और खरखर खरखर बीच में आवाज आ रही है, हमें मिल ही नहीं रहा कि कहाँ पे है उसका अच्छा सिग्नल। या फिर एक बहुत ही कम रेंज में, या तो आवाज आए या ना आए, मतलब खर 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 में आवाज नहीं आनी चाहिए, कौन सा अच्छा है, ज्यादा रेंज वाला कम रेंज वाला? कम रेंज वाला अच्छा है, बिल्कुल। तो शिरवी एग्जैक्ट, देखो ढूंढना तो वही है। तुम एक बात बताओ शिरवी, वैसे बिल्कुल सही है, सबका मानना बिल्कुल सही है, कम रेंज वाला अच्छा है, ठीक है शिरवी, है ना। ढूंढना तो वही है, आएगा तो वही, लेकिन वो ज्यादा देर खर 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 में हमें सिग्नल अच्छा लगेगा या बिल्कुल परफेक्ट क्लियर अच्छा लगेगा? बिल्कुल परफेक्ट, तो हमें डेल्टा ओमेगा कम चाहिए, तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको लिख लो जरा, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ये जो मैं अभी लिखवाने जा रहा हूं तुम लोगों को। स्टार पॉइंट लिखो। फॉर लार्जर वैल्यू
of Q delta omega should be smaller and hence sharper is the resonance. उतना ही शार्प सिग्नल, उतनी ही शार्प रेजोनेंस मिलेगी हमें. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे इफ द रेजोनेंस इज लेस शार्प if the resonance is less sharp अगर लेस शार्प होगी देन द सर्किट की जो रेजोनेंस है वो ज्यादा रेंज में पाई जा सकती है. ठीक है, देन द सर्किट will be close to resonance for large range of delta omega. And the tuning of the circuit will not be good. ठीक है, और लार्ज रेजोनेंस लार्ज क्वालिटी फैक्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, इनवर्स है बिल्कुल. अगर कम होगी तो वैसे भी करंट ज्यादा जाएगा, पीक ऊंची जाएगी, पहाड़ ज्यादा ऊंचा बनेगा, जितना पहाड़ ज्यादा ऊंचा बनेगा उतनी रेंज कम हो जाएगी. तो सब कुछ आपस में इंटर रिलेटेड है. एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड टू इटसेल्फ. आर कम, करंट ज्यादा, जो पहाड़ बन रहा है, ये करंट का जो पहाड़ बन रहा है, अगर करंट ज्यादा होगा पीक जो है वो पतली बनेगी, तो डेल्टा ओमेगा जो है वो कम होगा, तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा. ठीक है, तो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ Q R should be smaller. चलो, तो ये था सारी कहानी रेजोनेंस की आरएलसी सर्किट में, उसकी एप्लीकेशंस एंड उसका फॉर्मूला एंड क्वालिटी फैक्टर एंड ऑल. ठीक है, इन सारे फॉर्मूलों को आपको याद रखना है और कंसेप्ट को आपको समझना है अच्छे से. ठीक है जी, तो आई होप इट इज वेरी क्लियर. अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक दो न्यूमेरिकल की. नहीं, न्यूमेरिकल करेंगे, बिल्कुल करेंगे. ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे बिल्कुल. बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया, एलसी ऑसिलेशन, वो अगली क्लास में हो जाएगा. अच्छा, चलो ये क्वेश्चन कर लो फिर.
कर दो जरा ये क्वेश्चन। बिल्कुल है करण, मुश्किल है। कैलकुलेशन देखो इस चैप्टर में गंदी गंदी है, तो कुछ का कुछ ना किया जा सकता, आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आसान है लेकिन कैलकुलेशंस गंदी है। ना भाई अर्षित, ना भाई राहुल।
नहीं यशलीन, अक्षत यस इट इज, जो तुमने निकाला है दैट इज ओमेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछा है वहां पे। ए पार्ट तुम्हारा मान लेते हैं सही है, बी भी सही है, सी पार्ट नहीं, डी पार्ट भी नहीं। ओके लेट्स सी दी मेथड, बस मेथड देख लेते हैं इसका। कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना खुद से, आराम से कर लेना बाद में, ठीक है। नहीं अक्षता ओमेगा नहीं, अरे इसमें हमें सिर्फ इतना करना है, वही suppose the frequency of the source can be varied, the frequency at which the source is at resonance। तो रेजोनेंस कब होगी, जब काई एल और काई सी बराबर होंगे, है ना। और काई एल और काई सी जब बराबर होंगे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओमेगा नॉट इज 1 बाय रूट ऑफ एल सी। तो ये करना है, ठीक है। तो करण, हाँ ए और बी सही है तुम्हारा करण, हर्षिता ए करेक्ट है, सही है, गुड। तो 1 बाय रूट ऑफ एल सी, और एल और सी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो ये फॉर्मूला लगा देना है, राइट। ओके मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, तुम लोग खुद कैलकुलेट कर लेना, अभी आंसर्स 2-3 बच्चों की आए हैं। बी पार्ट में हमें क्या करना है, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस रेजोनेंस पे कितनी होती है, व्हाट इज द इम्पिडेंस एट द रेजोनेंस, आर, करेक्ट। तो इट इज इम्पिडेंस आर कितना है 3, खत्म, है ना। और बी पार्ट में मतलब 3 है, करंट। अब करंट क्या होगा, करंट कितना होएगा, आरएमएस करंट है यहाँ पे जो पूछा है, वो आरएमएस करंट है, आरएमएस करंट विल बी वी आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड, और वी आर एम एस इज 283 डिवाइड बाय रूट 2 डिवाइड बाय जेड। जेड कितना है, आर है, तो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू लेंगे वो हम आर लेंगे, 3। तो इसको सॉल्व कर लेना। और पावर डिसिपेटेड, पावर कैसे निकाल सकते हैं हम, आई स्क्वायर आर करके निकाल सकते हैं। आई ऊपर से आई जाएगा, यहाँ से आई आ जाएगा, आर की वैल्यू 3 है, दैट विल बी पावर। ओके, तो आपको इस चीज में वैल्यू डालनी है, तो आराम से कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, गड़बड़ है, ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। तो इसी कंसेप्ट को लेकर एक्सरसाइज भी है, तो आपका होमवर्क एक्सरसाइज हो गया, मैं एक बार ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, कल को एलसी ऑसिलेशंस करके ये चैप्टर खत्म, ठीक है। और एक्सरसाइज 2 जो है वो करना स्टार्ट कर दो, इस वीक में विल बी कंप्लीटिंग एक्सरसाइज 2 एज वेल। एक्सरसाइज 2 में सारा कुछ हो गया है अपना, तो काफी क्वेश्चन उसमें 50 के आसपास क्वेश्चन हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर लो कुछ करना। चलो जी, बाय बाय। सर हम्म, सर बोलो। बोलो।
सर रेजोनेंस कंडीशन पे आई मैक्सिमम नहीं होगा बिल्कुल होगा। सर, तो फिर इसमें आरएमएस क्यों निकाला है? आरएमएस भी तो अलग अलग हो सकते हैं ना। आरएमएस आई आरएमएस क्या होगा, वी आरएमएस बाय जेड। यस लेकिन सर। रेजोनेंस पे वो जेड की जगह आर हो गया, और आर हमेशा जेड से कम होगा। हाँ जी सर। तो इसलिए जो आई आरएमएस नॉर्मल कंडीशन में आता, उससे ज्यादा ही आएगा ना। ये वो ठीक है सर। मैक्सिमम नहीं है। एक आई नॉट होता है, वो अलग चीज है। इसीलिए मैंने ऊपर जहां पे हमने एक्सप्लेनेशन भी किया है, नॉट और मैक्सिमम को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया है। नॉट इज नॉट वो जो हम नॉट रिप्रेजेंट करते हैं, वो साइन कर्व का मैक्सिमा होता है। लेकिन यहाँ पे साइन कर्व ही शिफ्ट होगी, साइन कर्व ही ऐसे हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी रेजोनेंस में। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलो जी, ओके, बाय बाय। आंसर्स लिख दूं? आंसर्स लिख देता हूँ, ठीक है। आई राइट द आंसर्स। ओमेगा का जो वैल्यू आ रही है दैट इज 35.4 हर्ट्ज। रेजिस्टेंस हो गई, इसकी जो वैल्यू है दैट इज 66.7 एम्पियर्स। एंड पावर की जो वैल्यू है दैट इज 13.35 किलोवाट। दीज आर द आंसर्स। हाँ हाँ दीप, मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगा।